आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात गणतंत्र दिवस की। आज से ठीक 4 दिन बाद देश भर में 76वें गणतंत्र दिवस का समारोह बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और इस मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन्हीं तैयारियों को परखने के लिए सुबह गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल होने वाली है और इस साल देशवासियों को कर्तव्य पथ पर देश की आन बान शान की कैसी झलक नजर आएगी वो हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कर्तव्य पथ पर कदमताल करते सेना के ये दस्ते। इन दस्तों के साथ चलते सेना के बैंड। इसके अलावा सेना के आधुनिक हथियार और हवा में गरजते वायु सेना के ये विमान। ये तैयारी है 76वें गणतंत्र दिवस परेड की, जो आज से 4 दिन बाद कुछ इसी अंदाज में कर्तव्य पथ पर होने वाली है। लेकिन इससे पहले परेड से जुड़ी इन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तैयारियों के तहत ही सुबह परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल होने वाली है। इस रिहर्सल के दौरान हर उस प्रक्रिया और प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा जैसा 26 जनवरी के मौके पर होने वाला है। इंडियन नेवी की ये महिला अग्निवीर भी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जो परेड के दौरान जय जय भारती की धुन बजाती दिखाई देंगी। 1 2 1 2 1 2। जानकारी के मुताबिक इस बार की परेड में भारतीय सेना की 6 मार्चिंग टुकड़ियां भाग लेंगी, जो सेना के अदम्य साहस और गौरवशाली इतिहास को इसी जोशीले अंदाज के साथ दिखाएंगी। ये हमारा रेजिमेंट 200 साल पुराना है और इसके अंदर 4 स्टेट के हैं, लगभग सेंट्रल इंडिया के, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, हरियाणा से बिलोंग करते हैं सभी लड़के इसके अंदर। और ये एक जोशीला और बहुत पुराना सेंटर है, इंडियन आर्मी का सबसे पुराना सेंटर है ये। और रिपब्लिक डे के लिए रिहर्सल कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये रिहर्सल कर रहे हैं, हम पिछले 4 महीने से लगभग अपने सेंटर बरेली के अंदर तैयारी करके आए हैं और यहाँ पे भी हमारे को 1 महीना से ज्यादा हो गया है, तो एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं। We are coming here for RDP. Last time we came in 2020 and we won the best marching contingent, and this time also we will win the best marching contingent. साथ ही सेना के इन आधुनिक हथियारों जैसे टैंक, मिसाइल, रॉकेट, बख्तरबंद गाड़ियां और रेडार के जरिए भी देश की सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर होने वाला है। जबकि कर्तव्य पथ के आसमान में वायुसेना के फाइटर प्लेन, ट्रांसपोर्ट विमान और हेलीकॉप्टर भी कुछ इसी तरह गरजते हुए नजर आने वाले हैं। गणतंत्र दिवस परेड का ये वो हिस्सा है जिसका इंतजार हर देशवासी को बड़ी बेसब्री से रहता है। करीब 90 मिनट की इस परेड में सेना के पराक्रम और शौर्य के अलावा देश की कला और संस्कृति के रंग भी अलग अलग झांकियों के जरिए दिखाई देने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस बार परेड में 31 झांकियां कर्तव्य पथ पर नजर आएंगी, जिनमें 16 राज्यों और 15 केंद्रीय मंत्रालयों की झांकियां शामिल हैं। राज्यों की झांकियों में जहां कला संस्कृति के रंग बिखरेंगे, वहीं मंत्रालयों की झांकियों में देश के विकास की झलक नजर आएगी, क्योंकि इस साल परेड की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास रखी गई है। अलग अलग झांकियां जो बिल्कुल जिनको फाइनल टच दिया जा रहा है,
फुल ड्रेस रिहर्सल से पहले किस तरीके से यहाँ पर इन झांकियों को दिखाया गया, वो आज तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर इस बार गणतंत्र दिवस का जो थीम है उसी को मद्देनजर विकास और विरासत थीम इसको रखा गया है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि कल्चरल मिनिस्ट्री की स्पेशली अगर बात की जाए 2047 को फोकस करते हुए इसे शोकेस किया जा रहा है। अलग अलग राज्य, 25 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जिनकी झांकियों को यहाँ पर दिखाया गया है। स्वर्णिम भारत, विकास और विरासत, इसी से जुड़ी तमाम चीजें हैं जिनको यहाँ पर शोकेस किया गया है। उत्तर प्रदेश की झांकी बेहद खूबसूरत, जो कि आपको नजर आएगी कर्तव्य पथ पर जाती हुई। इसके अलावा राजस्थान के रिच कल्चर को इस बार शोकेस किया जा रहा है। अगर हम सेना की झांकी की बात करें तो तीनों सेनाओं की ताकत को इस बार दिखाया जाएगा। 76वें गणतंत्र दिवस के इस समारोह में मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो होंगे, जो गणतंत्र दिवस परेड के जरिए हिंदुस्तान की आन बान और शान के साक्षी बनेंगे। दिल्ली से नवजोत रंधावा और शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सुबह होने वाली फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत आज रात से ही राजधानी के कई रास्तों पर एंट्री बंद हो जाएगी। भारी वाहनों के दिल्ली प्रवेश पर भी रोक होगी, तो हल्के वाहनों के लिए कुछ रूट डायवर्जन होगा। परेड की रिहर्सल सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होनी है, लाल किले तक जाएगी, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने खास तौर पर एडवाइजरी जारी की है। फुल ड्रेस जो है वो 23 को होता है और जिसके रिगार्डिंग जो परेड का टाइमिंग है 10:30, उससे लगभग 2 से 3 घंटा पहले ये ट्रैफिक और पुलिस के बंदोबस्त लग जाते हैं, जिसमें कि सी हेक्सागन और उसके आसपास की जो रोड्स हैं, साथ ही साथ रफ़ी मार्ग, मानसिंह और जनपथ, ये तीनों रोड बंद होते हैं। इसके अलावा मदर टेरेसा से नॉर्थ, अगर किसी को नॉर्थ से साउथ जाना है तो मदर टेरेसा किसी का प्रयोग कर सकता है और मथुरा रोड लेकर वो उत्तर से दक्षिण की ओर जा सकता है। देखिए, लगभग 3000 के आसपास का ट्रैफिक स्टाफ इसमें हम लोगों का डिप्लॉयड है, क्योंकि जिस कर्तव्य पथ के आसपास का जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है वहाँ पर हम लोग परेड के दौरान व्हीकल्स की आवाजाही की मनाही रखते हैं और उनको जो अल्टरनेट रूट्स हैं उनके माध्यम से उनके गंतव्य तक के लिए दिशा निर्देश देते हैं। और अब आपको लिए चलते हैं तीर्थराज प्रयाग, जहां पर इन दिनों दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला चल रहा है। और इस मेले में पहुंचे अब तक करोड़ों लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन आज का दिन और खास तब बन गया जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाई। संगम में स्नान के पहले योगी कैबिनेट की बैठक भी संगम की रेती पर ही हुई, जिसमें राज्य के विकास को रफ्तार देने के लिए कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। महाकुंभ में 10 दिनों के भीतर 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इनमें साधु संत भी शामिल हैं और आम श्रद्धालु भी, नेता भी शामिल हैं और अभिनेता भी। लेकिन आज का दिन दिव्य और भव्य महाकुंभ के लिए और खास तब बन गया जब पूरी योगी कैबिनेट ने एक साथ संगम में स्नान किया। ये तस्वीरें उसी पल की हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सभी 54 मंत्री अरैल घाट से स्टीमर के जरिए संगम के लिए रवाना हुए और फिर मुख्यमंत्री समेत सभी 54 मंत्रियों ने त्रिवेणी के पवित्र जल को प्रणाम कर संगम में डुबकी लगाई। इस दौरान सभी ने सूर्य को अर्घ्य भी दिया। तो स्नान के बाद मुख्यमंत्री का जो वीआईपी नाव और कॉटेज है वो पहुंच चुका है इस जेटी पे, जो कि अरैल की तरफ की साइड में लगाया गया है। पीछे आपको संगम का दृश्य दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मुख्यमंत्री और उनके करीबी कैबिनेट सहयोगी और जो टॉप अधिकारी हैं वो सब इसी कॉटेज में, इसी नाव नुमा कॉटेज में पहुंच चुके हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखिए सुरक्षा घेरे में मौजूद हैं, उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं, कपिल देव अग्रवाल मौजूद हैं और ये तमाम लोग स्नान के बाद अब बाहर निकलते हुए। तो एक बड़ा कार्यक्रम आज पूरा हुआ। सभी कैबिनेट मंत्रियों के स्नान के साथ ही ये पूरा हो चुका है। संगम में स्नान के बाद मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों ने विधि विधान के साथ गंगा पूजा की। ये विशेष पूजा पुरोहितों ने संपन्न कराई।
इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। इसके बाद सभी ने संगम की रेती पर ही बैठकर भोजन भी किया। महाकुंभ में पहली बार उत्तर प्रदेश का संपूर्ण मंत्री परिषद उपस्थित है। हमारे सहयोगी सभी मंत्रियों ने आज यहां पर बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की है। प्रदेश के विकास से जुड़े हुए जो नीतिगत निर्णय हैं, उन मुद्दों पर चर्चा हुई है। संगम स्नान और पूजा पाठ से पहले संगम के इसी तट पर त्रिवेणी संकुल में योगी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश में विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए कई जरूरी फैसले लिए गए। इन फैसलों में प्रदेश के 7 जिलों प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोई को मिलाकर एक नया धार्मिक सर्किट बनाने की बात है। मेरठ से प्रयागराज तक बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा और राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं प्रयागराज, आगरा और वाराणसी नगर निगम के लिए बॉन्ड जारी किए जाएंगे। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट मुहैया कराने के लिए बजट का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही 2018 में बनाई गई एरोस्पेस और डिफेंस से संबंधित पॉलिसी नए सिरे से बनाने का फैसला भी किया गया है। इसके अलावा टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से प्रदेश के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा और 5 सेंटर्स की स्थापना होगी। बड़ी बात यह है, कैबिनेट में महाकुंभ में त्रिवेणी तट पर बड़ा फैसला लिया गया। काशी तक जो है गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी करेगा। इसके अलावा प्रयागराज, बनारस, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र तक विंध्य एक्सप्रेसवे बनेगा, जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर होगी। इतना ही नहीं, चंदौली से गाजीपुर तक जो है 100 किलोमीटर लंबा विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा। प्रयागराज से सलोरी से हेतापट्टी तक नया ब्रिज बनेगा। लगभग कई एरोस्पेस से लेकर डिफेंस से लेकर हाईवे से लेकर एक्सप्रेसवे, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट यानी कि इन तीनों ही क्षेत्रों को जोड़ने की कवायद के तले जो एक्सप्रेसवेज हैं उनकी कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया। जो ब्रिजेस जहां हैं उन पर जोर दिया गया। प्रयागराज के ट्रैफिक को लेकर भी एक नए ब्रिज के निर्माण की बात मुख्यमंत्री ने कही है। तो ये कैबिनेट प्रयागराज के लिए तो सौगातें लाया ही है। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे से जितने ही पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो सकते हैं उन्हें कनेक्ट किया जाएगा। इससे एक जो रिलीजियस कॉरिडोर की हाईवे के जरिए बात की गई, जिसमें चित्रकूट, बनारस और प्रयागराज पर फोकस है। बड़ी बात ये कि 2019 में प्रयागराज में हुए अर्धकुंभ के दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरे मंत्रिमंडल के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी और अब साल 2025 के पूर्ण महाकुंभ में भी पहुंचकर पूरे मंत्रिमंडल ने एक साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज से कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और महाकुंभ पहुंचने वाले बड़े चेहरों में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल हैं, जिन्होंने महाकुंभ में पहुंचकर परिवार संग संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई। इसके बाद सब परिवार उन्होंने मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की पूजा अर्चना की। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति मेला क्षेत्र के सेक्टर 24 में नंदी सेवा संस्थान के शिविर में भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने शिविर का उद्घाटन किया। नारायण भगवान की जय। ओम तत्सत्री ब्रह्मांड परमस्तु। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो की, जिसका आज आखिरी दिन था और इस बार का ऑटो एक्सपो इलेक्ट्रिक वाहनों के नाम रहा। एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च और शोकेस की गई। इनमें देश की पहली फ्लाइंग कार भी शामिल थी, जो 7 पैसेंजर्स को लेकर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। गाड़ियों के इसी मेले से लोगों को सबसे ज्यादा पसंद स्पोर्ट्स कार आ रही हैं, उनका विकल्प भी लोगों को मिल रहा है। इस बार ऑटो एक्सपो में इलेक्ट्रिक गाड़ियों ने ही महफिल लूटी। 6 दिन में एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रिक गाड़ियां, बाइक्स और स्कूटर्स दुनिया के सामने आए। किसी ने फीचर से दिल जीता तो किसी ने लुक से चौंका दिया। सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी फ्लाइंग कार ने। शून्य नाम की ये एयर टैक्सी आने वाले वर्षों में शहरी ट्रैफिक की समस्या के बीच सफर करने के अंदाज को बदल सकती है।
ट्रैफिक जाम इंडिया की बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या का सलूशन मिलता दिखाई पड़ रहा है इस बार के भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में। हम मौजूद हैं सरला एविएशन के पवेलियन में और ये देखिए आपके लिए एयर टैक्सी बनकर तैयार हो चुकी है। कुछ ही दिनों में आप इससे सफ़र कर पाएंगे। ये जो हम देख रहे हैं एयर टैक्सी, शून्य जिसका नाम है, भारत का पहला एयर टैक्सी ये होगा। 2028 तक ये आपके लिए वैसे ही अवेलेबल होगा जैसे आप ऐप पर कहीं जाने के लिए कैब बुक करते हैं। लेकिन हाँ, अब कैब के रास्ते में जो ट्रैफिक जैम आपको मिलता है, उस जाम से ये शून्य आपको राहत दिलाएगा। एरोस्पेस स्टार्टअप कंपनी सरला एविएशन की ये 7 सीटर इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। सिंगल चार्ज यानी एक बार चार्ज करने पर ये एयर टैक्सी 160 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगी। ये एक EV टोल यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग वाहन है। सरल भाषा में प्रोटोटाइप के तौर पर नजर आए शून्य को टेक ऑफ या लैंडिंग के लिए रनवे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी बनावट की अगर हम बात करें तो क्या खास चीजें हैं? विंग्स में कैसा कुछ खास है? इसके अंदर आप देखोगे तो जो हेलीकॉप्टर से हमें अलग करता है, क्योंकि हर कोई ये पूछता है कि हेलीकॉप्टर से क्या अलग है। इसमें हेलीकॉप्टर में एक बड़ा सा इंजन होता है और एक बड़ा सा प्रोपेलर होता है। हमने उसी को ही 6 इंजन के अंदर 6 इलेक्ट्रिक मोटरों के अंदर डिवाइड कर दिया है, जिससे पर मोटर लोड कम हो जाता है और पर मोटर जो प्रोपेलर की साइज़ है वो भी कम होती है, जिससे आवाज़ बहुत कम होता है। जिससे इसका जो नॉइज़ सिग्नेचर है वो सिर्फ 65 डेसिबल्स है, जो मतलब बहुत ही सामान्य है। आप एक्सपो के अंदर अगर उड़ रहा होता तो अभी किसी को पता भी नहीं चल रहा होता। इट्स दैट साइलेंट। ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक है। ये 10% से 90% चार्ज होने को सिर्फ 25 मिनट लगता है, जो आपको ना आज की तारीख में 2 व्हीलर में मिलता है, ना 4 व्हीलर में, ना ट्रक्स में। जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो जो आपको 25 मिनट का चार्ज है वो आपको 160 किलोमीटर का रेडियस का रेंज देता है, प्लस 20 मिनट का रिजर्व, एंड वो आपको देगा 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। सरला कंपनी का नाम भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल के नाम पर है। साल 2028 से बेंगलुरु के अलावा दिल्ली और NCR और मुंबई, पुणे जैसे बड़े शहरों में भी एयर टैक्सी शुरू करने की योजना है, जिनमें बेंगलुरु, पुणे दुनिया के सबसे धीमे शहरों की सूची में तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में टाटा कंपनी की टाटा सिएरा से भी पर्दा उठा है। साल 1991 में सिएरा का फर्स्ट जनरेशन दुनिया के सामने आया था। टाटा की ये आइकॉनिक SUV इस बार पेट्रोल और इलेक्ट्रिक वेरिएंट में आएगी। दावा किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वेरिएंट फुल चार्ज पर 500 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, जबकि पेट्रोल वेरिएंट में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जिससे बेहतरीन पावर और फ्यूल एफिशिएंसी मिलने की उम्मीद है। रतन टाटा के जाने के बाद टाटा मोटर्स का यह पहला ऑटो एक्सपो है और इस ऑटो एक्सपो में देखिए आप कितने लोगों की भीड़ टाटा के पवेलियन पर पहुंची हुई है। खास अट्रैक्शन पवेलियन का ये भी है कि इस बार टाटा ने अपने टाटा सियारा को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि पहले के ज़माने में 90s में एक बहुत फेमस ये गाड़ी हुआ करती थी और उसी का एक एडवांस वर्जन यहाँ पर लॉन्च किया गया है। जो वाइट कलर की आपको टाटा सियारा दिख रही है वो पुराना वर्जन है और जो येलो कलर की आपको टाटा सियारा दिख रही है वो इसका लेटेस्ट और एडवांस वर्जन है। अंतर क्या है? लुक एंड फील में बहुत अंतर है, डिजाइन में बहुत अंतर है। पूरी दुनिया में छा चुकी चाइनीज कंपनी BYD की यांग वांग U8 इलेक्ट्रिक SUV भी मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में शोकेस हुई, जो 30 मिनट तक पानी में फ्लोट करने की अपनी क्षमता की वजह से पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पर छाई हुई है। फिलहाल सिर्फ चीन में बिकने वाली यांगवांग U8 में प्लग इन हाइब्रिड पावर ट्रेन दी गई है। इस गाड़ी के चारों पहियों में इलेक्ट्रिक मोटर लगे हुए हैं। इसके साथ ही इसमें 2 लीटर का पेट्रोल इंजन भी है, जो 1180 हॉर्स पावर की जबरदस्त ताकत देती है, जिसकी वजह से भारी भरकम 3500 किलोग्राम की ये SUV 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को महज 3.6 सेकंड में पकड़ लेती है। एक बार पेट्रोल टैंक फुल होने पर ये 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। चाइना जो ना करे वो कम है, खासकर टेक्नोलॉजी के मामले में।
ये एक चाइनीज कंपनी BYD की यांगवैंग U8 कार है और ये SUV आप जानते हैं कि दुनिया की पहली SUV है जो कि पानी में भी 30 मिनट तक तैर सकती है, चल सकती है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो गाड़ी है ये 7 सीटर SUV आपको लगी रही देखने में, लेकिन साथ ही साथ ये एक ही जगह पर 360 डिग्री घूम सकती है। इस कार की ये भी एक खास बात है कि एक ही जगह पर 360 डिग्री ये घूम सकती है। हाइब्रिड ये कार है, इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल से ये चलेगी और एक बार चार्ज करने पर लगभग 1000 किलोमीटर तक ये जा सकती है। अभी तक ये साफ नहीं है कि BYD यांगवांग U8 SUV को भारत में लॉन्च करेगी या नहीं। अगर ये गाड़ी भारत में लॉन्च होती है तो इसका मुकाबला लैंड रोवर डिफेंडर, रेंज रोवर, BMW X7 और मर्सिडीज बेंज GLS जैसी प्रीमियम SUV कारों से होगा। अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज की वजह से बाजार में तेजी से बढ़ रही JSW MG मोटर ने ऑटो शो में अपनी पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार सैब्रेस्टर्स को भी शोकेस किया है। 2 दरवाजों और 2 सीट वाली इस कन्वर्टेबल इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार में 2 अलग-अलग किलोवाट बैटरी कैपेसिटी में आएगी। फुल चार्ज पर दोनों ही बैटरी पैक की रेंज 500 किलोमीटर के आसपास रहेगी। 2 अलग-अलग वर्जन में आने वाली स्पोर्ट्स कार सैब्रेस्टर्स 308 से लेकर 536 हॉर्स पावर की ताकत और 725 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क पैदा करेगी। तो MG ने अपनी पहली स्पोर्ट्स कार इस ऑटो एक्सपो में लॉन्च कर दी है, बेहद शानदार लुक के साथ, बेहद कमाल के इसमें फीचर्स हैं। डोर्स की अगर हम बात करें तो आप देखिए किस तरह से जो इसमें डोर्स हैं वो विंग्स की तरह खुलते हैं। पहले भी ऐसी कई गाड़ियां थी लेकिन फिलहाल MG ने इसे इंडियन मार्केट के लिए लॉन्च कर दिया है। MG की ये खूबसूरत स्पोर्ट्स कार कीमत के लिहाज से भी अट्रैक्टिव हो सकती है। उम्मीद की जा रही है इसकी कीमत 60 से 70 लाख के बीच तय की जा सकती है। भारत मंडपम में चल रहे ऑटो एक्सपो में पसंदीदा वाहनों का दीदार करने का आज अंतिम दिन था। 17 जनवरी से शुरू हुआ एक्सपो आज खत्म हो गया। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ टुडे। कैंसर डिटेक्शन से वैक्सीनेशन तक आने वाले दिनों में ये सब कुछ महज 48 घंटों के अंदर किया जा सकेगा। ऑरेकल के CEO लैरी एलिसन ने ये दावा किया है। एलिसन के मुताबिक ये कमाल AI तकनीक की मदद से किया जा सकेगा। अगर एलिसन के ये दावे सही साबित होते हैं तो फिर रूस के बाद अमेरिका कैंसर वैक्सीन तैयार करने वाला दूसरा देश बन जाएगा। हाल ही में रूस ने कैंसर वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल रोजमर्रा के काम में धड़ल्ले से होने लगा है। भागदौड़ भरी जिंदगी को इस क्रांतिकारी तकनीक ने काफी आसान बना दिया है। लेकिन क्या AI तकनीक का इस्तेमाल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के इलाज में भी किया जा सकेगा? ओरेकल की CEO लैरी एलिसन ने कैंसर को लेकर बड़ा दावा किया है। एलिसन ने दरअसल कहा है कि AI से जल्द ही कैंसर डिटेक्शन से लेकर वैक्सीनेशन तक सब 48 घंटे में किया जा सकेगा। Once we gene sequence that cancer tumor, you can then vaccinate the person, design a vaccine for every individual person to vaccinate them against that cancer. And you can make that vaccine, that mRNA vaccine, you can make that robotically, again using AI, in about 48 hours. So imagine early cancer detection, the development of a cancer vaccine for your particular cancer aimed at you, and have that vaccine available in 48 hours. This is the promise of AI and the promise of the future. हालांकि लैरी ने ये भी कहा है कि ये भविष्य का वादा है और इसमें समय लगेगा। लेकिन अगर अपने दावे के अनुसार लैरी एलिसन कैंसर की वैक्सीन बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो रूस के बाद अमेरिका दूसरा देश बन जाएगा जो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के खिलाफ वैक्सीन तैयार कर लेगा। हाल ही में रूस ने दावा किया है कि उसने कैंसर की वैक्सीन बना ली है और इस साल रूस में कैंसर की वैक्सीन लगने की शुरुआत भी हो जाएगी। दरअसल इलाज के इन नए तरीकों की शुरुआत कोविड महामारी के दौरान बनाई गई वैक्सीन से हुई है। खासतौर पर वो वैक्सीन
जो mRNA तकनीक पर आधारित हैं। रूस की बनाई कैंसर वैक्सीन भी mRNA तकनीक पर आधारित है और अब ओरेकल के सीईओ ने AI तकनीक से जिस कैंसर वैक्सीन का दावा किया है वो भी एक mRNA वैक्सीन होगी। एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक दुनिया भर में किसी न किसी तरह के कैंसर से पीड़ित लोगों की संख्या 2 करोड़ तक पहुंच सकती है। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने वैक्सीन के जरिए कई बीमारियों को रोकने में कामयाबी पाई है, वैसे ही ये उम्मीद भी जगी है कि इनके जरिए कैंसर का इलाज भी संभव हो पाएगा। अप्रैल 2024 में ब्रिटेन में पहली बार ट्रायल के तौर पर मेलानोमा कैंसर वैक्सीन मरीजों को दी गई। फेफड़ों के कैंसर से लड़ने के लिए बनाई गई एक वैक्सीन का 7 देशों में प्रयोग या ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी वैक्सीन बनाई है जिससे सबसे सामान्य किस्म के ब्रेन कैंसर की रोकथाम हो सकती है। अब ओरेकल के सीईओ लैरी एलिसन का कैंसर वैक्सीन को लेकर दावा कितना सही है, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है, लेकिन ये दावा उम्मीद जरूर बढ़ाता है। उनके दावे की खास बात टाइम फ्रेम है, यानी अगर 48 घंटे के भीतर कैंसर के डिटेक्शन से वैक्सीनेशन तक असंभव सा लगने वाला लक्ष्य हासिल हो जाता है तो इंसानी जिंदगी को इससे बड़ी सौगात कुछ और हो नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।